कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को सेल एवं सेलों का संयोजन समझाऊंगा। इसके लिए हम पहले सेल के डिस्क्रिप्शन को चलेंगे। सेल में कैसे सेल का वर्णन किया जाता है उसको देखते हैं हम। ये सेल दिया हुआ है आपके सामने, एक बना हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको। इसके अंदर एक विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं और इसमें जो आपका दिया हुआ है वो जिस पे पॉजिटिव लिखा हुआ ये एनोड है और जो नेगेटिव वाला होता है ये कैथोड होता है। और ये धारा नापने के लिए अमीटर दिया हुआ है, इसका नाम अमीटर होता है। और ये बल्ब लगा हुआ है और ये एक धारा नियंत्रक जो दिखाई दे रहा है आपको वो है। और ये कुंजी है, कुंजी लगाते ही इसमें धारा बहनी चालू हो जाती है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो बाह्य परिपथ में, ये बाहर की तरफ परिपथ है, इसमें विद्युत धारा को निरंतर बनाए रखती है। तो सेल की परिभाषा जब भी देनी हो इसी तरीके से दी जाती है कि सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है और बाह्य परिपथ में निरंतर विद्युत धारा को बनाए रखती है। सेल में और कुछ खास बातें हैं जो पता होनी चाहिए आपको। जैसे सेल ना तो आवेश उत्पन्न कर सकता है और ना ही नष्ट कर सकता है, लेकिन यह परिपथ के विभिन्न भागों में आवेश प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करके आवेश प्रवाह को बनाए रखता है। ऐसे ही सेल जो होता है यह एक नियत विद्युत वाहक बल स्रोत रहता है, यानी ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ये हमेशा स्रोत का काम करता है, किंतु यह धारा का स्रोत नियत नहीं है। यह हमेशा धारा थोड़ी धीरे धीरे बाद कम होती चली जाती है। सेल भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक सेल, ये, और दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया था, मार्केट में गए और खरीदे और इसको यूज करा और फेंक दिया गया। ये सस्ते होते हैं, लाने ले जाने में अच्छे रहते हैं और एक बार आवेशित यानी निरावेशित हो जाने के बाद दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है इनका। तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया। सस्ते होते हैं, ये बेचारे ले आते हैं मार्केट से, थोड़े से पैसों में मिल जाते हैं और आसानी से यूज करके उसको थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन द्वितीयक सेल ये थोड़े महंगे भी होते हैं, भारी भी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाया नहीं जा सकता, लेकिन इनको पुनः आवेशित किया जा सकता है। जैसे बैटरियां वगैरह होती हैं, कार बैटरी हो गई, आपकी बाइक की बैटरी होगी, स्कूटी की बैटरी हो गई, इनको ला करके चार्ज करते हैं और फिर इनका यूज करते हैं। यूज करने के बाद जैसे डिस्चार्ज हो जाते हैं फिर से उनको चार्ज किया जा सकता है। तो ये दोनों प्रकार के, इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है आप लोगों से बार बार, तो ध्यान रखना। इनमें ये जो है महंगी बहुत होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में थोड़ी सुविधा नहीं रहती है, लेकिन लॉन्ग लाइफ होती है। इन लॉन्ग लाइफ तक चलती हैं, ऊपर वाली लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं होती, शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। चलिए देखते हैं। चौथा नंबर है सेल के अंदर धारा का प्रवाह हमेशा, ध्यान रखना, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर होता है, जबकि सेल के बाहर इसका उल्टा होता है, धनात्मक से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर होता है। पांचवा है किसी सेल को आदर्श सेल कहा जाता है। कब? जब उसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, और यह वास्तव में कभी नहीं होता है। किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता है। आदर्श माना जाता जरूर है, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध को हम कभी भी शून्य नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं सेल का विद्युत वाहक बल होता क्या है, जिसको हम कैपिटल ई से दर्शाते हैं। तो सेल से जब हम पूरी ऊर्जा ले रहे होते हैं यानी परिपथ में, और कोई भी बाह्य प्रतिरोध ना लगा हुआ हो, तो उस वक्त सेल द्वारा प्रदान संपूर्ण ऊर्जा उसका सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। चलिए देखिए सेल का परिपथ। सेल सहित में इकाई आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा प्रदान की गई आवश्यक ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको हम डायरेक्ट नाप लेते हैं वोल्टमीटर से, बिना कुछ प्रतिरोध लगाए। तो इसको कैपिटल ई से दिखाते हैं। ये किया गया कार्य W है और ये आवेश है। तो अगर Q आवेश को प्रवाहित करने में W कार्य करना पड़ता है, तो W/Q जो है इसका EMF हो जाता है, यानी विद्युत वाहक बल हो जाता है। इसका मात्रक वोल्ट है, या इसको हम जूल प्रति कूलम भी कहते हैं। ध्यान रखना, जूल प्रति कूलम। तो ये मात्रक भी आप लोगों को याद होने चाहिए, कभी ऐसा ना हो बदल के दे दिया जाए और फिर आप लोगों को याद ना निकले, इसलिए मात्रक अच्छे से याद करेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं 2 सेलों के बीच, यदि अब सेलों के 2 सिरों के बीच विभवांतर को, जबकि इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी इससे कोई धारा न ले रहे हैं, उस समय इसकी जो वोल्टेज नापते हैं उसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं।
विभवांतर में थोड़ा सा ही अंतर है। विभवांतर क्या होता है? ऊर्जा हानि को दर्शाता है और ये सेल में लगे प्रतिरोध के सिरों का होता है। तो ये विभवांतर की परिभाषा भी बिल्कुल वही है, लेकिन बाह्य परिपथ में होता है। विद्युत परिपथ के किसी विशिष्ट हिस्से में इकाई आवेश के प्रवाह हेतु सेल द्वारा प्रदान की गई आवश्यक ऊर्जा को सेल का विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। तो इसमें भी जो सूत्र याद रखना है, वास्तव में वोल्ट बराबर V बराबर भी W/Q ही लिया जाता है, लेकिन ये बाह्य परिपथ के लिए है। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है, या दूसरा मात्रक क्या होगा? ये होगा जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम। तो मात्रक आप लोगों को हमेशा याद रखने हैं। सेल के सिरों के बीच वोल्टेज, जबकि सेल बाहरी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित कर रहा है, तो उसका विभवांतर कहलाता है। विभवांतर धारा तथा उस भाग के प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात V बराबर IR होता है। तो ये सूत्र तो आपका पहले से ही पढ़ा हुआ, ओम के नियम द्वारा दिया गया है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर ही लेंगे आप लोग। अब आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध? तो जैसे हम देखते हैं बाह्य परिपथ में, ये जो बाहर परिपथ में प्रतिरोध का जो काम होता है, ये धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना होता है। तो जैसे धारा के मार्ग में रुकावट करता है, वैसे ये सेल जो होता है, सेल के भीतर जो विद्युत अपघट्य भरे होते हैं और प्लेटें होती हैं, वो भी धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर देती हैं। तो उस रुकावट को ही हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r से दिखाया हुआ है, जो सेल के भीतर ही दिखाया जाता है इसको। और ये इसका विद्युत वाहक बल है। बड़े वाला ये इलेक्ट्रोड प्लस का होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, छोटे वाला। और ये सेल में जो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है सेल से प्रतिरोध के अंदर, ये भी आपको दिखाना पड़ता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया कि सेल के भीतर उपस्थित विद्युत अपघट्य और प्लेटें स्वयं धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करती हैं, और इसी विरोध को हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध कुछ चीजों पर निर्भर करता है। कैसे? जैसे इनके बीच की दूरी कितनी है, प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो उसके अनुक्रमानुपाती होता है, और प्लेटों का क्षेत्रफल उसके व्युत्क्रमानुपाती। जितने ज्यादा प्लेटों का क्षेत्रफल होगा उतना ही कम प्रतिरोध होगा उसका आंतरिक प्रतिरोध। और जो विद्युत अपघट्य भरा हुआ उसकी सांद्रता, जितनी ज्यादा सांद्रता होगी उसका आंतरिक प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। दूसरा, विद्युत अपघट्य में जो ताप है उस पे भी, तो ताप के ये व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि इसको 1/T कह सकते हो। इसको T टेम्परेचर हो गया, तो 1/, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से ये आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। कभी कभी इन चीजों को पूछा जाता है। अब आंतरिक प्रतिरोध विभिन्न सेलों के भिन्न भिन्न में अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर एक सेल का एक ही आंतरिक प्रतिरोध हो। जितने प्रकार के सेल होंगे उतने ही उनके आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग होते हैं, और कुछ के एक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये कुछ अलग अलग स्थितियां दी हुई हैं। सेल के बारे में क्या क्या दिया हुआ है जरा देख लेते हैं। तो सेल में जो कुल प्रतिरोध है, यहां जो लगा हुआ बाहर की तरफ एक बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ, ये सेल जो आपका दिखाई दे रहा है, 2 इलेक्ट्रोड दिखाई जा रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है। और यहाँ पर एक आंतरिक प्रतिरोध भी आपको लगाना पड़ता है, छोटा सा दिखाना पड़ेगा आंतरिक प्रतिरोध के लिए। ई और आर, ई तो इसका विद्युत वाहक बल हो गया और स्मॉल आर इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। तो वास्तव में क्या हुआ, कुल प्रतिरोध कितने हो जाएंगे लगे हुए परिपथ में? कुल प्रतिरोध का जो मान हो गया वो हो गया स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। मतलब स्मॉल आर तो इसका आंतरिक प्रतिरोध था और कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध में था। और कुल विद्युत वाहक बल कितना हो गया, वो तो ई ही लगा रहे हैं, ये जो दिया हुआ है कुल विद्युत वाहक बल ई। तो धारा का मान जो होता है वो, कहीं पर भी अगर धारा निकालनी है तो धारा का सूत्र होता है कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल यानी ई, और बटे कुल प्रतिरोध। इस सूत्र का हम अधिकतर प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। कुल विद्युत वाहक बल तो ई के बराबर था और कुल प्रतिरोध स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर के बराबर है। तो ये सूत्र आपका निकल के आ गया है, दिखाई जो दे रहा है आपको। तो सेल द्वारा प्रदान की गई धारा आई बराबर ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, या कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कर सकते हो। इसमें जो V का मान होता है वो IR के बराबर होता है, और सेल के अंदर जो विभव पतन होता है, ये वाला विभव पतन, ये स्मॉल IR के बराबर होता है। तो सेल का समीकरण ये आपको ध्यान रखना है, E बराबर V प्लस IR होता है।
और इसी से सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको जब हल करेंगे तो ये एक आंतरिक प्रतिरोध निकल करके आता है। इससे आप सॉल्व करके देख सकते हो। चलो हम देख लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व करके क्या होता है ये। तो E बराबर है V प्लस आई आर, इससे हम लेके चलते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये E माइनस V बराबर आई आर हो जाएगा, और इसमें V से भाग कर लेते हैं तो E अपॉन V हो जाएगा, माइनस का V अपॉन V हो जाएगा, बराबर आई आर अपॉन V हो जाएगा। अब जरा इसको और देख लेते हैं, E अपॉन V हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये आई आर है नीचे लेकिन I कैपिटल R हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इस R को इधर भेज देंगे तो R इंटू क्या हो जाएगा, E अपॉन V माइनस 1 इज इक्वल टू R। यही सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने। तो मेरे ख्याल से ये सूत्र समझ में आ गया होगा सबके कि सूत्र आया हुआ कहाँ से है। तो सूत्र आप लोग भली भांति से तैयार करेंगे। हर एक सूत्रों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सेलों का संयोजन कैसे किया जाता है, ये आपको सेलों का संयोजन दिखाई दे रहा है, जो कि 2-3 प्रकार से है यहाँ। तो सेलों का संयोजन पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। पहले हम श्रेणी क्रम की बात कर लेते हैं। श्रेणी क्रम में हम बैटरियों को कैसे जोड़ते हैं। तो ये श्रेणी क्रम में आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लस वाला सिरा है और ये माइनस वाला सिरा है। ऐसे इसका भी प्लस है, ये माइनस, ये प्लस वाला सिरा है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। ये सेल दिए हुए सारे सारों के आंतरिक प्रतिरोध भी यहाँ पे दिखाया नहीं गया, लेकिन यहाँ आप लोग आंतरिक प्रतिरोध को भी दिखाएंगे। ये आंतरिक प्रतिरोध है। हर एक सेल में जितने सेल भी आप दिखाएंगे इसमें आंतरिक प्रतिरोध को शो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अब इनके आंतरिक प्रतिरोध को R1, R2, R3 ये सब बता रखा, और इसका जो विद्युत वाहक बल है वो कैपिटल E1, कैपिटल E2, कैपिटल E3, कैपिटल EN तक बताया हुआ है आपको। अब चलते हैं इसमें जो प्रतिरोध के मान की बात कर रहे थे। तो आंतरिक प्रतिरोध ध्यान रखना, R1 हुआ और ये R2 हुआ और ये R3 हो गया, सारों के मान जो है कहां तक, Rn तक। ध्यान रखना ये सारे R के बराबर ही हैं, सारे मान बराबर हम ले रहे हैं। तो सारे मान बराबर लेने की वजह से कुल आंतरिक प्रतिरोध जो है वो NR के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर वो NR दिया हुआ है। ऐसे सेल लगे हुए हैं, सारे सेलों का विद्युत वाहक बल जब जोड़ेंगे तो E करके N टाइम्स तक आ जाएगा, इसलिए ये Ne आ गया है। ये सेल का कुल विद्युत वाहक बल Ne हो गया है। तो कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध सूत्र होता है विद्युत धारा के लिए। तो विद्युत धारा का जो सूत्र बताया गया क्या होगा, सूत्र फिर से लिख के दिखा रहा हूं। विद्युत धारा का सूत्र होता है कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, और बटे में होता है कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो ध्यान से देखो, कुल विद्युत वाहक बल तो Ne आया था और कुल प्रतिरोध का मान जो था, बाहर प्रतिरोध R था लगा हुआ और अंदर NR हो गया था, तो NR प्लस कैपिटल R हो जाएगा। तो ये सूत्र आपको यहां पर दिया हुआ है, इसको आप लोगों को भली भांति याद करना है। ये सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन है। ध्यान रखना प्रतिरोधों का नहीं है, ये सेलों की बात चल रही है, इसलिए सेलों के बारे में ही आपको याद रखना है। अब चलते हैं सेल का थोड़ा दूसरा हिस्सा, यानी समांतर क्रम संयोजन के लिए। तो ये समांतर क्रम संयोजन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। इसमें भी हमने सेलें ले रखे हैं, ये इस तरह से करके सेलें हैं। इनमें हर एक का विद्युत वाहक बल E दिया हुआ है, और आंतरिक प्रतिरोध को आपको मैंने पहले ही बताया था, ये आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध। हर एक सेल में आप आंतरिक प्रतिरोध को शो करेंगे, अगर नहीं शो करेंगे तो ये मार्क्स नहीं मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, ये जो है इस तरह से चलते हुए नीचे की तरफ M पंक्तियां हैं, ये बहुत सारी जोड़ी गई हैं, पता नहीं कहां तक है, लेकिन मैं इसमें M पंक्तियां लिख करके दे रहा हूं आपको। M पंक्तियां हैं, तो जहां पर भी N दिखाई दे रहा है इसको M करना है, यानी ये वाला सूत्र जो है M आएगा यहाँ पे। यहां पर भी मुझे सूत्र में M चाहिए। चलिए देखते हैं अब क्या सूत्रों का हिसाब हो जाता है, कैसे सवाल इनके निकलते हैं। तो पहले हम लेते हैं सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना निकल करके आया। तो ये सब समांतर क्रम में है, तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध हमने R डैश मान लिया, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, और ये कहां तक होगा, M तक होगा। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, ये M/R हो गया। तो ये 1/R डैश था, तो R डैश का मान जो हो जाएगा वो R/M हो जाएगा। तो ये R/M यहां पर दिया हुआ है।
अब लेते हैं कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध में कैसे निकालेंगे? कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध का जो मान है वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डैश हो जाएगा। तो कैपिटल आर तो अपनी जगह रहेगा, आर डैश का मान रख देंगे तो स्मॉल आर बटे एम हो जाएगा। तो कुल प्रतिरोध निकल जाएगा इस तरीके से। अब लेते हैं कुल विद्युत वाहक बल। तो एन थे, इस तरह से कुल विद्युत वाहक बल यहां पर एक ही काम करेगा। तो लेते हैं हम कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल ये हो जाएगा एन। एन नहीं होगा, केवल ई ही रहेगा, केवल कि हर एक ही वोल्टेज पे काम कर रहे हैं। अब विद्युत धारा का जो सूत्र है वो आप लोगों को पता है। विद्युत धारा सेल से जो मिलेगी कितनी मिलेगी वो बतानी है, आई का मान। विद्युत धारा का जो सूत्र होता है वो कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ में लगा हुआ कुल प्रतिरोध। तो दोनों ही ले लेते हैं, कुल प्रतिरोध कितना लग रहा है वो देख लेते हैं। तो ये कुल प्रतिरोध ले लेंगे, कुल विद्युत वाहक बल ई ही था और प्रतिरोध का जो नंबर आया वो था आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बटे एम। इसका अगर लघुत्तम ले लें हम तो कितना कुछ हो जाएगा देख लेते हैं जरा। लघुत्तम लेने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे ये इसका एलसीएम ले लीजिए नीचे वाले का। तो ये ई अपॉन कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने पर एम आएगा। तो ये हो जाएगा एम आर और प्लस स्मॉल आर। एम को ऊपर भेज दीजिए तो कुल मिलाकर के ये एम ई हो जाएगा और बटे में एम आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। ये आई का सूत्र आ जाएगा। तो विद्युत धारा आई के लिए ये आपका व्यंजक है। कब के लिए? जब सारे सेल हमारे समांतर क्रम में लगे हुए हों। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। ये समांतर और श्रेणी अगर ये दोनों मिल जाते हैं तब क्या होगा? तब ये मिश्रित क्रम संयोजन कहलाएगा या समूहन कहलाएगा, मिश्रित क्रम समूहन। इस स्थिति में अब हम आपके सामने चित्र जो दिखा रहे हैं ये मिश्रित क्रम का है। इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसमें सेल जो लगे हुए हैं, एक में एन सेल लगे हुए हैं ये वाले, और ऐसे से ऐसे एन सेल वाली एम पंक्तियां बनाई गई हैं। तो ये हमारा समूहन जो है मिश्रित क्रम समूहन कहलाएगा, यानी मिश्रित क्रम संयोजन कहलाएगा। इसमें ध्यान रखना हर एक सेल में आपको आंतरिक प्रतिरोध बनाना है। यहां पे आंतरिक प्रतिरोध नहीं बना हुआ दिख रहा, मैं आंतरिक प्रतिरोध और बना के दिखा दे रहा हूं आपको अलग से। तो ये आंतरिक प्रतिरोध बना करके रखेंगे, हर एक सेल के अंदर दिखाएंगे ये कि हाँ आंतरिक प्रतिरोध भी है इसका। और कोशिश करो उस पर मान भी लिखने की कोशिश करिए। ये आंतरिक प्रतिरोध है, इसमें स्मॉल आर भी लिख करके दिखाइए, हर एक जगह पे दिखाना है मान आपको लिख करके। और यहाँ पर ई और आर तो दिखाई देगा आपको, हर एक जगह शो करना है। ये विद्युत वाहक बल ई हो गया और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो गया। ये विद्युत वाहक बल ई दिखा दिया। ऐसे यहाँ पर भी विद्युत वाहक बल ई शो करा गया और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो स्मॉल आर शो करेंगे। यहाँ पर भी विद्युत वाहक बल ई शो करना है और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। लास्ट वाले में भी विद्युत वाहक बल ई और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो स्मॉल आर दिखाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि चित्र में आपको सही से बनाना है। ये आपका एक बाह्य प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। इस केस में क्या होगा कि पहले सेलों का आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे, पहले श्रेणी क्रम निकालेंगे एक लाइन का, फिर दूसरी लाइन का, इस तरह करके हम सारी लाइन का निकाल लेंगे। तो चलते देखते हैं कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कुल विद्युत वाहक बल की बात करें तो यहां पे कुल विद्युत वाहक बल जो है वो एन ई के बराबर होगा। तो अब हम आंतरिक प्रतिरोधों की बात करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध में कैसे निकलना है सारों का, तो देखते हैं। पहले तो आंतरिक प्रतिरोध में एक लाइन का आंतरिक प्रतिरोध निकाल लेते हैं। एक लाइन से मतलब समझ ही गया, एक लाइन के आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। इसको मैं आर डैश मान ले रहा हूं। तो आर डैश बराबर कितना हो जाएगा? आर प्लस आर प्लस आर। कहां तक होगा? ये एन तक होगा। तो कुल मिलाकर के ये एन आर हो जाएगा आर डैश का मान। अब इस तरह से एम पंक्तियां हो गई, तो एम पंक्तियों का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो यहां लिखते हैं एम पंक्तियों का कुल प्रतिरोध। इसको मैं आर डबल डैश बोल दे रहा हूं।
तो 1/r डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1/r डैश प्लस 1/r डैश प्लस ऐसे ही कहाँ तक चलेगा, ये m तक चलेगा क्योंकि m पंक्तियां हैं। तो ये कुल मिलाकर के m/r डैश हो जाएगा। तो 1/r डबल डैश का मान है तो r डबल डैश का मान हो जाएगा m/r डैश। तो r डैश का मान धर दीजिए, कितना हो जाएगा, m/nr हो जाएगा। तो वास्तव में कुल प्रतिरोध कितना हो गया, कुल प्रतिरोध हो जाएगा R डबल डैश और कैपिटल R प्लस R डबल डैश का मान धर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस R डबल डैश का मान कितना है, ये यहां कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मुझे, ये मान पलट जाना था आपका, यानी कि ये कितना होना था, ये R डैश/m होना था और यहां पर भी जो मान आना था ये NR/m आना था। तो यहां पे सही कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा NR/m के मान में आ जाएगा ये। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है ये। ऊपर जो है हमने कुल विद्युत धारा जो बताई थी निकालने के लिए, वो कुल विद्युत धारा आपको देखना है। कुल विद्युत धारा जो आई थी उसके बारे में देखते हैं। कुल विद्युत धारा निकालने, कुल मिलाकर के हमें परिपथ में विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। इसमें कुल विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध का मान रखेंगे। तो चलते हैं, कुल विद्युत वाहक बल जो निकाला गया था वो NE आया था और प्रतिरोध का जो मान अभी निकाल के दिखाया, ये वाला मान जो सामने दिखाई दे रहा है, ये R प्लस NR/m। इसका लघुत्तम लेंगे तो m भी ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा MNE/mr प्लस NR। ये I का सूत्र आ गया है। इस सूत्र की सहायता से हम मिश्रित क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान प्राप्त कर सकते हैं। अब जो मेन बात आती है वो ये कि विद्युत धारा का मान हम अधिकतम कब प्राप्त कर सकते हैं और कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए। तो धारा के अधिकतम मान के लिए ले रहे हैं, धारा के अधिकतम मान के लिए क्या होगा, अधिकतम मान के लिए इसका मान न्यूनतम होना चाहिए। जो हर में लिखा हुआ है वो मान किस तरह से न्यूनतम हो जाए तो हमारा कम बन जाएगा। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। ये MR प्लस NR का मान न्यूनतम होना चाहिए। चलिए देखते हैं ये कैसे न्यूनतम मान होगा और किस प्रकार से हम इसको प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं, ये हो जाएगा MR है प्लस NR है। अब इसको जरा परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में मैं बदलना चालू कर रहा हूं, तो कैसे हो जाएगा, ये अंडर रूट ले रहा हूं मैं MR और प्लस अंडर रूट ही NR ले रहा हूं और इसका होल स्क्वायर कर दिया जा रहा है। तो वास्तव में ये 2√mr इंटू NR का मान अधिक हो गया, तो उतने को ही मैं माइनस कर दे रहा हूं। तो माइनस कर देने से क्या होगा, तो पहले इसको माइनस इसको कर दीजिए, बाद में हम इसको प्लस कर देंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये माइनस कर दिया हमने और ये प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2√mr इंटू √NR। ये परफेक्ट स्क्वायर हमने बना लिया इसका। अब क्या होगा इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर में, इसका न्यूनतम मान कब होगा, जब इसका न्यूनतम मान होगा, और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है इसलिए इसका न्यूनतम मान 0 होगा। तो यहां लिखना है √mr माइनस √NR का स्क्वायर का न्यूनतम मान 0 होगा, क्योंकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी के कारण
क्या होगा, एम आर प्लस एन आर का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। चलिए देखते हैं कैसे न्यूनतम हो रहा है इस मान को आगे। तो ये मान रख लेते हैं अंडर रूट ऑफ एम आर और माइनस अंडर रूट ऑफ एन आर, और इसका जो होल स्क्वायर है ये पूरा का पूरा समस्त मान 0 के बराबर हो गया। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या 0 है तो अकेली भी 0 के बराबर ही मानी जाएगी, माइनस का अंडर रूट ऑफ एन आर बराबर 0 हो जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ एम आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एन आर। दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पे क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा। तो यहां पर जो हो जाएगा वो एम आर बराबर एन आर के बराबर हो जाएगा। अब इसमें जो मान निकालना है वो कैपिटल आर का मान निकालना है, तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा एन आर बटे एम। ये जो कि सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। ध्यान रखना क्या है, ये सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। इस प्रकार बाह्य परिपथ में विद्युत धारा I का मान अधिकतम तभी होगा जब बाह्य प्रतिरोध वो सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के बराबर हो जाए। तो यह ध्यान रखना है। अतः परिपथ में अधिकतम धारा तभी होगी जब बाह्य प्रतिरोध सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा, तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा। ये इसकी कंडीशन आ गई है। अब इसमें अधिकतम धारा का मान भी निकाल लेते हैं। जरा क्या था अधिकतम धारा का मान, तो पहले हम I की बात कर लें। I का जो सूत्र आया था वास्तव में क्या आया था, वो आया था एन ई बटे आर प्लस एन आर बटे एम। इसमें एन आर बटे एम यानी इसका मान जो है कैपिटल आर के बराबर रख दिया जाएगा। तो रखने के बाद हमारा जो सूत्र होता है वो कितना आता है, वो I मैक्सिमम के लिए हो जाएगा। यानी जो I मैक्सिमम दिखा रहे हैं यहाँ, मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, ये एन ई बटे आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका एन ई बटे 2R। तो ये I मैक्स के लिए सूत्र आ गया। तो ये अधिकतम धारा का सूत्र हो जाएगा। और अधिकतम धारा की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, 12th के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये मान आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो ये आज यहीं रोक रहा हूँ मैं, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे अधिक बच्चों का फ़ायदा हो सके और अधिक से अधिक बच्चे लाभ उठा सकें। और बहुत से बच्चों के पास इस वक्त जो है मोबाइल मौजूद नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि आप लोग नोट्स वगैरह भी उनको प्रोवाइड कर दें, जिससे उनको हेल्प मिल जाए और एग्ज़ाम के आगे तैयारी कर सकें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कोर्स मेरा जो है काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आप लोगों के टेस्ट होने वाले हैं इनके, यानी कि एग्ज़ाम होंगे इनके यूनिट टेस्ट का, और इसके बाद जो है आपका क्वार्टरली का भी एग्ज़ाम ही होगा, क्योंकि अभी तक तो परीक्षाओं या क्लास लगने का कोई प्रोविज़न नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे, उसकी भी हम लोग तैयारी कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।